हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। और ये पूरी सीरीज होने वाली है कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, मतलब चैप्टर 1 से लेके एकदम एंड चैप्टर तक जाएंगी। ये बीसीए का सिलेबस का एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो कि आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सेशन 2020-23 का है, जो कि मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। और ये नोट्स मुझे प्रोवाइड किया है अनुज कुमार झा ने, जो कि मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने ये मुझे नोट्स प्रोवाइड किया है। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 की ओर। चैप्टर 1 है कंप्यूटर बेसिक्स। अब आते हैं कंप्यूटर, देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, विच मीन्स टू कैलकुलेट। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटिंग अ कंप्यूटर was to create a fast calculating device. कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ से आता है? एक वर्ड से आता है, कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। अब आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटिंग अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को जो इन्वेंट करने का जो मकसद था, जो पर्पस था, वो क्या था? वाज टू क्रिएट अ फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब एक ऐसा डिवाइस बनाना जो कि कैलकुलेटिंग को बहुत फास्ट करता हो। एक ऐसा मकसद था जिससे एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए, एक ऐसा मशीन बनाया जाए जो कि कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सके। इसी के साथ कंप्यूटर बना था। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जैसा आप लोगों को पता है, कैलकुलेटर एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशन that can be expressed either in logical और न्यूमेरिकल टर्म्स। अब आगे देखते हैं। कंप्यूटर को इसलिए बनाया गया था ताकि वो क्या परफॉर्म कर सके और कंट्रोल कर सके, लॉजिकल और न्यूमेरिकल टर्म्स को। अब आगे हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल न्यूमेरिकल टर्म्स कैसे हम लोग देखते हैं, वो आगे हम लोग जानेंगे। इन अदर टर्म, अ कंप्यूटर कैन बी रेफर्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस द डाटा विथ वेरी हाई स्पीड एंड गुड एक्यूरेसी। मतलब हम लोग कंप्यूटर को एक कह सकते हैं, एक ऐसा डिवाइस जो कि डेटा को प्रोसेस करता हो बहुत ही फास्ट, बहुत ही हाई स्पीड के साथ, और साथ ही गुड एक्यूरेसी के साथ। मतलब कंप्यूटर में गलतियां होने की चांसेस बहुत कम होती है, एकदम ना के बराबर, क्योंकि ये एक प्रोग्राम पे लिखा हुआ है कोड के थ्रू। तो इसमें गलतियां ना के बराबर होती है, अच्छी एक्यूरेसी है और बहुत ही हाई स्पीड होता है। इट ऑल्सो हैज कैपेबिलिटीज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड रिट्रीव देम विद इन नो टाइम। क्या है? इसके पास ऐसी ऐसी कैपेबिलिटी है जिसमें ये बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, साथ ही रिट्रीव कर सकते हैं हम लोग बहुत कम समय में। मतलब हम लोग कोई डाटा स्टोर करके रखे हैं मेमोरी में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग को मेमोरी में से उस डेटा को एक्सेस करना होगा, मतलब यूज करना होगा, जब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी उस डेटा को, तब उस डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत ही फास्टली। तो ये कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है। और ये था कंप्यूटर का एक डेफिनेशन। नॉर्मल डेफिनेशन है, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो बट आप समझ गए होंगे, आई होप। अब बढ़ते हैं डाटा की ओर। डाटा आर रो फैक्ट, विच मीन्स डेटा क्या है? डाटा कुछ नहीं है, डाटा एक कच्चा इंफॉर्मेशन है, हो सकता है रॉ फैक्ट। एक ऐसा फैक्ट है, रॉ है, विच डजेंट हैव मीनिंग बाई देम सेल्फ, जिनका खुद से कोई मतलब नहीं निकलता है, जो कि सिर्फ सादा समझो कि है। अब आगे बढ़ते हैं। बट दे यूज फॉर प्रोसेसिंग, लेकिन उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। डाटा कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ अल्फाबेट और सेट ऑफ डिजिट और सेट ऑफ बोथ अल्फा न्यूमेरिक। क्या मतलब? डेटा क्या क्या हो सकता है? वो एक अल्फ़ाबेट के सेट में हो सकता है, वो डिजिट्स के सेट में हो सकता है, या फिर दोनों के सेट में हो सकता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या हो गया? अ, मान लो हम लोग देख लो यहाँ पे, अल्फ़ा न्यूमेरिक A108, ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया। और इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, पिक्चर, डायग्राम, etc, ये कुछ अलग अलग फॉर्म में भी हो सकते हैं डेटा। किस किस फॉर्म में हो सकता है? सिंबल के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि डॉलर का सिंबल, रुपी का सिंबल, एट द रेट सिंबल। इस टाइप से डेटा हो सकते हैं। पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, इमेज हो सकता है, या कुछ डायग्राम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो। ये एक नाम है अनुज झा, जो कि मेरे दोस्त का नाम है, जिन्होंने ये नोट्स बना के मुझे प्रोवाइड किया है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। और पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है डेटा, या फिर
डिजिट के फॉर्म में हो सकता है डेटा, या अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है डेटा। आई होप आप लोग को डेटा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। इन्फॉर्मेशन क्या है? When some behavior is added to the data or the data is manipulated, क्या मतलब समझे? जब डेटा के साथ हम लोग कुछ छेड़खानी करते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं डेटा के साथ, तो क्या होता है, वो एक बिहेवियर क्या करता है, और द प्रोसेस डाटा सो दैट इट बिकम मीनिंगफुल। वो क्या करता है, वो एक मीनिंगफुल टर्म बन जाता है, एक मीनिंगफुल चीज बन जाता है। ऐसे तो डाटा क्या था, रॉ था एकदम। दिस मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, और इसी डेटा को हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम लोग को कोई बोल दे पिक्चर, या 108 ए, या A108 जैसे यहाँ पे लिखा है, तो हम लोग क्या समझेंगे, बस अल्फा न्यूमेरिक समझेंगे, इसका कोई प्रॉपर मतलब नहीं निकल रहा है, कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन जब इसी को हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे, या किसी के साथ अटैच करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये एक मीनिंगफुल टर्म बनेगा, और इसी को हम लोग इंफॉर्मेशन की तरह से जानते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर झा हैविंग डेट ऑफ बर्थ 21/10/2003 इज इन द फ्लाइट A108। क्या मतलब हुआ? मिस्टर झा, जो कि जिनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इतना डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या कर रहे हैं, इस फ्लाइट नंबर से कहीं जा रहे हैं, समझो कहीं जा रहे हैं, या फिर उस फ्लाइट में है। तो ये एक क्या हो गया, ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। डेटा क्या हो गया, डेटा ये हो सकता है, डेटा कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेटा कुछ फ्लाइट के नंबर या नाम हो सकते हैं, या फिर एनीथिंग। और जब हम लोग इन सबको मिला देते हैं, सबको एक साथ अटैच कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। अब हम लोग जानेंगे नीड क्या है इंफॉर्मेशन का। तो टू इंक्रीज नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाने के लिए डेटा की, इंफॉर्मेशन की नीड पड़ती है। टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे अगल बगल क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, इसके लिए इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है। फॉर मेकिंग डिसीजन, कुछ कुछ डिसीजन लेने के लिए भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? इट इज अ सिस्टम वेयर डेटा आर कलेक्टेड। डेटा क्या होता है, कलेक्ट होता है, मतलब कि पहले इनपुट होता है, एंड देन आर ट्रीटेड विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशन, और उस डेटा को ट्रीट किया जाता है इस तरह से, कुछ रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू, जो कि होता है एक प्रोसेस, टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, जो कि हम लोग को आउटपुट चाहिए। तो पहले क्या होता है, हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद मतलब इनपुट लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको ट्रीट करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, मतलब प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर के थ्रू, और टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, जो कि हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल, नहीं बोलूँगा, डायग्राम टाइप का है। इनपुट करता है डेटा को, देन प्रोसेस करता है डेटा को, और देन हम लोग को आउटपुट मिलता है। अब बढ़ते हैं इनपुट फेज की ओर। इनपुट फेज क्या होता है? इन दिस फेज द डेटा इज कलेक्टेड थ्रू सम रिलायबल रिसोर्स। डेटा को हम लोग कहीं से मतलब कलेक्ट कलेक्ट करते हैं, एंड देन वैलिडेशन चेक इज डन बिफोर इट सेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। और वो डेटा को चेक करता है कि क्या डेटा जो हम लोग को मिल रहा है वो सही है कि नहीं सही है, क्योंकि अगर गलत डेटा आएगा तो वो गलत आउटपुट ही देगा। इसलिए बिकॉज कंप्यूटर वर्क्स ऑन गीगो टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर काम करता है गीगो टेक्नोलॉजी पे, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज आउट। अगर हम लोग गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड करेंगे या इनपुट करेंगे, तो जो डेटा कलेक्ट करेगा उसी को वो आउटपुट में प्रोसेस करके देगा हम लोग को। इसलिए ये काम करता है गीगो टेक्नोलॉजी पे। आफ्टर वैलिडेशन चेक, जब चेकिंग हो जाती है कि डेटा सही है, करेंट डेटा आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज प्रोसेस फेज। और जब पता चल जाता है कि डेटा सही है, उसको हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, तो फिर उसको प्रोसेस फेज में भेजा जाता है। देन प्रोसेस फेज, द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द इनपुट फेज आर ट्रीटेड विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या हुआ, जब इनपुट हम लोग ले लिए, प्रोसेस फेज में चेक करके उसको भेज दिया गया, तो अब यहाँ क्या होगा, उस डेटा के साथ कुछ
उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कुछ रूल्स के साथ, कुछ रेगुलेशन के साथ, सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे अर्थमेटिकल। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है, ये सब कैसे परफॉर्म होता है ऑपरेशन। तो तब तक इसे समझते हैं क्लियरली। टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, then this result is transferred to the next phase, that is output phase। और ये क्या करता है ना, एक रूल्स रेगुलेशन के थ्रू इसको प्रोसेस करता है और इसको आगे सेंड कर देता है नेक्स्ट फेज के पास, आउटपुट फेज के पास, ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट आउटपुट में दे सके। बढ़ते हैं आउटपुट फेज की ओर। द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस फेज आर अरेंज्ड इन एन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट इंक्लूडिंग द बिहेवियर ऑफ द रिजल्ट सो डैट इट कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाय द यूजर। क्या करता है, जो भी रिजल्ट ऑब्टेन होता है प्रोसेसर से, उसको अरेंज कर देता है एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में, इंक्लूडिंग द बिहेवियर ऑफ द रिजल्ट, मतलब जो जो प्रोसेस होने के बाद जिस टाइप से आउटपुट आया। हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हो गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम लोगों ने सही डेटा दिया होगा तो वो उसी टाइप का डेटा को आउटपुट प्रोसेस करके देगा। अगर गार्बेज वैल्यू देंगे तो वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू हम लोग को आउटपुट में देगा। सो डैट इट कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाय द यूजर, और यूजर को जो समझ में आए उस तरह से ये डेटा को प्रोसेस करके हम लोग को सेंड करता है, आउटपुट में हम लोग को दिखाता है। अब बढ़ते हैं डाटा टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग किस किस फॉर्म में हो सकता है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल मैं समझाऊंगा। इधर अगर प्रॉब्लम हुई होगी इस आउटपुट फेज में तो उसका मैं इधर समझा दूंगा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग और ऑफलाइन प्रोसेसिंग में इधर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस ध्यान देते रहो वीडियो पे। इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा आर कलेक्टेड ऑन सम स्टोरेज मीडियम फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, इस जो ऑफलाइन बैच प्रोसेसिंग है इसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है सम स्टोरेज मीडियम, किसी स्टोरेज में, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए। देन दिस बैच ऑफ कलेक्टेड डाटा इज सेंट फॉर प्रोसेसिंग इन विच देर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब ये डेटा जो है पूरी तरह से मशीन पे, मैकेनिज्म पे काम करती है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, कोई ह्यूमन काम नहीं करता इसमें, सारा वो डिवाइस और मशीन के थ्रू ही होता है। हेंस दिस इज द फास्टेस्ट डाटा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन बिलिंग सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिक, कितना हम लोगों ने कॉल किया, कितना वो उसका बैलेंस कटा, वो ऑटोमेटिक वो सब सेट है, कोई ह्यूमन की जरूरत नहीं है, वो बस सेट है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। एम्प्लॉय डेली अटेंडेंस सिस्टम, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब आते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग की तरफ। एज सुन एज द डेटा इज एंटर टू द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब जैसे ही डेटा कंप्यूटर सिस्टम में आता है, इट इज इमीडिएटली सेंड फॉर द प्रोसेसिंग, इसको तुरंत प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है। मतलब वो क्या करता है ना, कंप्यूटर कभी भी डेटा को अपने पास रैम में नहीं रखता है, वो क्या करता है ना, तुरंत तुरंत डेटा को, मतलब एक डेटा एक्सेस होके, वो परफॉर्म होके, उसका डेटा का काम क्लियर हो गया, उसका काम खत्म हो गया, वो उसको तुरंत साइड करेगा, अगले डेटा को तुरंत से लाएगा प्रोसेस करने के लिए। तो एकदम क्या करता है, इमीडिएटली बहुत फास्ट काम करता है। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता तो पढ़ते हैं हम लोग। द स्पीड ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग डिपेंड ऑन हाउ फास्ट द यूजर इंटर द डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। ये डिपेंड करता है कि यूजर कितना जल्दी डेटा को इनपुट करता है। जैसे मान लो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, हम लोग टिकट लेने जाते हैं, टिकट काउंटर पे रेलवे स्टेशन पे, क्या करता है, पहले से सब कुछ प्रोग्राम्ड है। जो टिकट काटते हैं टिकट काउंटर पे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आप स्टेशन का नाम बताते हो, कहाँ जाना है, वो तुरंत एंटर करते हैं स्टेशन का नाम, और एंटर करते हैं, वो प्रिंट होके आ जाता है। तो ये प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होता है। वैसे ही एयरवेज रिजर्वेशन सिस्टम, अगर हम आजकल तो क्या हो गया, ऑनलाइन टिकटें बुकिंग हो रही है, तो ये काफ़ी फास्ट हो चुका है। अब आते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग की ओर। द डेटा आर प्रोवाइडेड टू द सिस्टम एंड द सिस्टम टेक्स रियल लाइफ टाइम टू प्रोसेस द डेटा one after another and the result is shown after a specific real लाइफ टाइम। अब जानते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या है। रियल टाइम प्रोसेसिंग वो है जो कि आप अगर जानते हो, सैटेलाइट लॉन्चिंग जो सिस्टम होता है या रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है,
उसमें क्या होता है, एकदम रियल टाइम डेटा का प्रोसेस होता है। अगर कोई बटन हमने अभी दबाया तो वो एक्शन जस्ट अभी परफॉर्म होगा, कोई बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट काम करता है और इसका यूज होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग में, रॉकेट लॉन्चिंग में। कुछ ये एग्जांपल है रियल टाइम प्रोसेसिंग के। मतलब बहुत ही देख सकते हो, रिजल्ट इज शोन आफ्टर स्पेसिफिक रियल टाइम, एकदम रियल टाइम में ही, कुछ ही पल में ही हम लोग को प्रोसेसिंग होके आउटपुट मिल जाता है। अब बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर सिस्टम के। फर्स्ट है स्पीड। द कंप्यूटर प्रोसेस डेटा एट एन एक्सट्रीमली फास्ट रेट एट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब समझ सकते हो, कंप्यूटर डेटा को इतना फास्ट रेट से प्रोसेस करता है एट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर देता है। इन फ्यू सेकेंड्स अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म सच अ ह्यूज टास्क दैट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में टेक डेज और इवन ईयर टू कंप्लीट। हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं जिसको हम लोग को कैलकुलेट करने 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या कुछ टाइम घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज कैलकुलेटेड इन मेगा हर्ट्ज, MHz, मेगा हर्ट्ज, दैट इज 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। एट प्रेजेंट अ पावरफुल कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ ऑपरेशन इन जस्ट 1 सेकेंड। और आजकल जो पावरफुल पावरफुल सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं बिलियंस ऑपरेशन, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में। तो समझ सकते हो स्पीड जो आजकल के कंप्यूटर के टाइम के अनुसार बढ़ते जा रही है, वो काफ़ी स्पीड बहुत ही हाई होता है। अब आते हैं एक्यूरेसी की ओर। आई होप आप लोगों को स्पीड समझ में आ गया हो, कंप्यूटर का स्पीड बहुत ही हाई होता है। एक्यूरेसी, बिसाइड द इफिशियंसी द कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वेरी एक्यूरेट। कंप्यूटर क्या है, वो कैलकुलेशन में बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, उनसे गलतियां होना बहुत ही न के बराबर है समझो तो। द लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन एंड द टाइप ऑफ मैकेनिज्म बीइंग यूज्ड। जिस टाइप से हम लोग डाटा को इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक्यूरेसी उस पर डिपेंड करती है। Since the computer is capable of doing only what is instructed to do, faculty instruction for data processing may lead to fault result. This is known as GIGO। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर हम लोग गार्बेज वैल्यू इंटर करते हैं इनपुट में, तो वो हम लोग को प्रोसेस करके आउटपुट में भी गार्बेज वैल्यू देगा। तो जिस टाइप का हम लोग डेटा इसको देंगे, चांसेस वही रहता है कि हम लोग को उसी टाइप का डेटा मिले, और यही होता है। तो अगर सही डेटा दे रहे हो तो एक्यूरेसी इसकी बहुत ही सही होगी, ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेगा, एकदम अच्छे बच्चे की तरह काम करता है ये, जो बोले वो समझ लेता है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो आगे बढ़ते हैं। डिलीजेंस, कंप्यूटर बीइंग अ मशीन डज नॉट सफर फ्रॉम द ह्यूमन ट्रेड्स और टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंप्यूटर क्या है, और भाई साहब देख सकते हो, ह्यूमन काम करते करते ना थक जाते हैं। एक इंसान दिन भर काम करते करते बोर हो जाता है, थक जाता है, उसका कंसंट्रेशन कम होने लगता है, वो फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इसे 8 घंटे चलाओ, 10 घंटे चलाओ, 20 घंटे चलाओ, बस इसको प्रॉपर AC चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए ताकि ये ठंडा रह सके, और ये कभी भी टायर्ड या बोर नहीं होता। ये एक मशीन है। It can continuously work for hours without creating an error and without grumbling। ये बिना कुछ एरर दिए बहुत ही लंबे समय तक काम कर सकता है, बिना कोई गड़बड़ किए। If 4 million calculation have to be performed, then the computer will perform the last 4 millionth calculation with the same accuracy and speed at the first calculation। क्या इसका क्या मतलब है, हम लोग समझते हैं। अगर मान लो हम लोगों ने 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन इसको हम लोग दिए करने को, तो ये जो पहला इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने में जितना टाइम लगाया था, जितनी एक्यूरेसी के साथ पहला इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म किया था, प्रोसेस किया था, उतनी ही स्पीड से ये लास्ट वाले को भी परफॉर्म करेगा। मतलब समझ सकते हो, अगर ह्यूमन को कोई काम दिया जाए, कोई इंसान को काम दिया जाए, तो वो क्या करेगा, पहले काम को बहुत अच्छे से करेगा, दूसरे को भी बहुत अच्छे से करेगा, तीसरे को भी अच्छा से करेगा। करते करते अगर उसके पास 50 काम है ना, वो लास्ट के आते आते थक जाएगा और उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, फोकस कम हो जाएगा, और वो उसको ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, कंप्यूटर एकदम जैसी फर्स्ट
प्रोसेस किया था जैसे, वैसे ही लास्ट को भी करेगा। तो ये थकता नहीं है बिल्कुल। अब बढ़ते हैं रिलायबिलिटी की ओर। Generally, reliability is the measurement of the performance of a computer, which is measured against some predetermined standard, नहीं, predetermined standard for operation without any failure. The major reason behind the reliability of the computer is that at hardware level, it does not require any human intervention between its processing operation. Moreover, computers have built-in diagnostic capabilities which help in continuous monitoring of the system. रिलायबिलिटी की बात किया जाए तो कभी कभी कंप्यूटर में कुछ कुछ प्रॉब्लम, इंटरनली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या करता है, इनबिल्ट कंप्यूटर में डायग्नोस्टिक सिस्टम आती है जो कि वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि हमारे कंप्यूटर में अभी क्या प्रॉब्लम है, और वो ऑप्शन देता है सॉल्व करने को। और आप लोगों ने अगर उस पर अप्लाई किया, मतलब एक्सेस दिया, यस किया, ओके किया, तो वो खुद ही अपना प्रॉब्लम को ठीक कर लेता है। तो ये काफ़ी रिलायबल है। अगर हार्डवेयर फेलियर आया तब तो हम लोग को ही देखना पड़ेगा कुछ। अगर कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होते हैं जो कि ये खुद ही निपट लेता है उनसे, समझो। तो ये काफ़ी रिलायबल है। वर्सा वर्साटिलिटी की बात किया जाए, कितना वर्साटाइल है ये। वर्साटाइलिटी बोलने में भी दिक्कतें आ रही है हमको। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर्स आर क्वाइट वर्साटाइल इन नेचर। इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली विथ इक्वल ईज। ये क्या कर सकता है, ये काफ़ी वर्साटाइल है और ये एक साथ काफ़ी सारे प्रोसेस को काम कर सकता है। अगर इंसान को दिया जाए ना कि वर्क, कि तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, और साथ में ये एक और है वो भी कर लो, वो भाई साहब नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा दो करूंगा, बाकी दो का तुम देख लो, किसी और को दे दो काम। लेकिन ऐसा नहीं है, कंप्यूटर काफ़ी वर्साटाइल है, वो हर काम को डिवाइड करके कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, एट वन मोमेंट it can be used to draft a letter. Another moment, it can be used to play music. And in between, one can print a document as well. All this work is possible by changing the program, means computer instruction. जैसा मैंने आपको बताया, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा OBS स्टूडियो भी ऑन है, इधर क्रोम भी ऑन है जिसमें ये PDF अभी शो हो रहा है आपको, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ही। तो ये मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर लेता है, तो ये काफ़ी वर्साटाइल है। अब आगे बढ़ते हैं रिसोर्स शेयरिंग की ओर। In the initial stage of development, computers are computers used to be isolated machines. With the tremendous growth in computer technology, computers today have the capability to connect with each other. शुरुआती ज़माने में क्या होता था, कंप्यूटर ना अलग अलग हुआ करते थे, कनेक्टेड नहीं होते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन अब के टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हो चुके हैं, सारे कंप्यूटर को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, सारे डिवाइसेस, सारे मशीन्स को, जो कंप्यूटर्स हैं उनको। दिस हैव मेड द शेयरिंग ऑफ कॉस्टली रिसोर्स लाइक प्रिंटर्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से माउस को अटैच कर सकते हैं, कीबोर्ड को कर सकते हैं, प्रिंटर को कर सकते हैं, स्कैनर को कर सकते हैं, या कोई जैसे आउटपुट मीडिया हो गया, बताऊं तो साउंड बार, वो सब हो गए। अपार्ट फ्रॉम डिवाइस, sharing data and information can also be shared among group of computers, thus creating a large information and knowledge base. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इंफॉर्मेशन को भी हम लोग सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और वायर्ड के थ्रू भी, वायरलेस थ्रू भी। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, और वायर्ड वायरलेस मीडिया ये सब पढ़ने को आपको मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्किंग में, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल को जो मैं पूरा कवर कर लूँगा इसको। देन ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, उसके सारे सीरीज खत्म हो जाने के बाद देन स्टार्ट होगा कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो उसमें पढ़ने को मिलेगा आप लोग को। पहले हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ लेते हैं पूरा। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, मतलब कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। कंप्यूटर के पास ऐसे ऐसी पावर है ना कि वो डेटा को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकता है। भाई भले इंसान भूल जाए, इंसान को कल की बात नहीं याद रहती, कल रात में क्या खाया था ये तक याद नहीं रहती, कंप्यूटर को भाई ये पता तुमने 5 साल पहले कौन सा फोल्डर बनाया था और उसमें कौन सी म्यूजिक स्टोर करके रखी थी। एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड एज लॉन्ग एज वी रिक्वायर्ड। और जब आपको चाहिए तब उसको आप यूज कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो फॉर एनी नंबर्स ऑफ ईयर्स।
कभी भी, कितने साल बाद भी। इट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन as that how much data we want to store in computer and when to lose or retrieve this data। मतलब जो मैंने आपको समझाया, कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग कंप्यूटर का बहुत ही तगड़ा है। नंबर ऑफ IQ। कंप्यूटर इज ए डम्ब मशीन एंड इट कैनॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। कंप्यूटर ने क्या है, बुद्धू मशीन है। इसे कह तो नहीं सकते लेकिन है, क्योंकि जब तक एक यूजर कुछ उसको इंस्ट्रक्शन ना देना, वो तब तक बैठा रहेगा। भाई साहब उसको आप बोल दो ये ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ऐसे प्रोसेस करना है, वो नहीं करेगा। आप उसको डेटा ला कर दो, डेटा ला कर दोगे तो ही वो परफॉर्म करेगा। इट परफॉर्म्स द इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेमेंडियस स्पीड विथ गुड एक्यूरेसी, अच्छे एक्यूरेसी के साथ। इट इज वी टू डिसाइड दैट वी वांट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस, सो a computer cannot take it on decision as we can। जैसे कि हम लोग कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। हम लोग सुबह क्या उठते हैं, ब्रश करते हैं, कंप्यूटर कुछ डिसीजन खुद से नहीं लेगा। जब तक इसको कुछ बोलो ना, जब तक इसको बताओ ना, जब तक इसको डेटा नहीं दो, जब तक इसको काम नहीं दो, ये बैठा रहेगा। बड़े बुद्धू इंसान है ये। इंसान तो नहीं कहें, मशीन है ये। कोई बात नहीं, वैसे काफ़ी इंटेलिजेंस भी है, काफ़ी फास्ट है, गुड एक्यूरेसी के साथ काम करता है, अच्छा बच्चा है ओवरऑल। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा आज के लेक्चर में कवर कर लिया। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये BCA का सिलेबस है, जो कि है अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना। ये आता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे दोस्त अनुज कुमार झा ने मुझे नोट्स प्रोवाइड किया है। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये रहा आज का कुछ टॉपिक्स जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और मैं एक बार स्टार्टिंग से फिर से दिखा दूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और वो भी नहीं तो मैं इस नोट्स को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा आगे चल के वीडियो में, तो मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस नोट्स को, ताकि आप लोग इसको फ्री में एक्सेस कर सको, विदाउट नो कॉस्ट, फ्री में बिल्कुल। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी पढ़ा। और अगले लेक्चर, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल की ये पूरी पूरी सीरीज होने वाली है। इसमें 20 वीडियो, 40 वीडियो, 50 कितने भी हो सकते हैं, पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल कवर किया जाएगा एकदम प्रॉपर डिटेल में। मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। ये तो सिर्फ थ्योरी है, आगे चल के वो सब होंगी। आपको बिल्कुल ईजी वे में बताऊंगा मैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाते कंप्यूटर ढंग से। मैं चाहता हूँ कि वो लोग तक ये वीडियो अच्छे से पहुँचे और नोट्स पहुँचे, और मैं उनको अच्छे से समझा सकूँ, अच्छे से पढ़ा सकूँ। वो इन सब चीज़ों का यूज करके सीख सकें और अपने लाइफ में इसको यूज कर सकें। तो जो जो BCA कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, या जिनको कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ने हैं उनके साथ शेयर करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। चिंता नहीं करना, सारा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा आप लोग को। बस पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना। ऐसा नहीं कि मैंने PDF दे दिया तो बस PDF से ही पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको कॉपी में खुद से नोट्स बनाने हैं। इससे क्या होगा ना, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, समझे। आप अच्छे से याद कर पाओगे चीज़ों को, और याद करने के साथ साथ ही आपको समझना भी है। और कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा से देख लेना। और कोई प्रॉब्लम, उससे भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट में बता देना। मैं अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए हमेशा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक कमेंट जरूर से कर देना, आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। मुझे बहुत खुशी होगी। ये पहला वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, और अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे और भी खुशी होगी। ऐसे ही वीडियो मैं रेगुलर लाते रहूँगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, ताकि वीडियो रेगुलर आती रहेंगी। इसलिए कमेंट जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद आपका।